नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर अर्थात जिसमें हमने समझा था कि कोई भी अगर बात कही जा रही है तो उसमें क्या अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, ये हमने समझा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना। रचना का अर्थ हो गया कि वाक्य कैसे बन रहे हैं। रचना का अर्थ क्या हो गया? वाक्य कैसे बन रहे हैं। ठीक है, वाक्य को कैसे बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। आज जो हम समझने जा रहे हैं वाक्य को कैसे बनाया जा रहा है, किस प्रकार से वाक्य निर्मित हो रहे हैं, कौन कौन से शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर जब हम बात करें तो वाक्य हमारे हैं तीन प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य हमारे तीन प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला सरल, उसके बाद में संयुक्त और उसके बाद में मिश्रित। ठीक है दोस्तों, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं हमारे। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों को जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब हम सरल वाक्य की बात करते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सरल है। जो सरल स्वभाव वाला होता है, जो सरल होता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां बात हो रही है सरल की। एकदम सरल है, क्यों? क्योंकि नाम इसका सरल है। नाम इसका क्या है? सरल। तो अब यहां पर आप देखिए कि जब हम वाक्य में एक उद्देश्य, इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य और विधेय जो है वो हमारे वाक्य के अंग हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय जो है, विधेय जो है, ये दोनों हमारे क्या है? ये हमारे हैं वाक्य के अंग। ये हमारे वाक्य के अंग हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखा, इस बात को ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है कि उद्देश्य जो होता है वो हमारा होता है कर्ता। ठीक है, उद्देश्य जो हमारा होता है वो क्या होता है? कर्ता। और विधेय जो होती है वो होती है हमारी क्रिया। मतलब कार्य को करने वाला है उसको हम उद्देश्य कहेंगे, उसके विस्तारक के रूप में भी आ सकते हैं। क्रिया है तो क्रिया के विस्तारक के रूप में भी आ सकते हैं। तो विधेय और उद्देश्य, ये दोनों जो महत्वपूर्ण अंग है, ये हमें समझने और बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए सरल वाक्य में मैं जो आपको परिभाषा बता रहा हूं, उस परिभाषा में जिस वाक्य में एक या एकाधिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, एकाधिक उद्देश्य होते हैं और उनकी क्रिया जो है वो एक होती है, मतलब कहने का अर्थ है विधेय एक ही होगा। विधेय कितने होगा? एक होगा। ठीक है, और उद्देश्य एक या एकाधिक हो सकते हैं। उद्देश्य एक या एकाधिक हो सकते हैं और विधेय उनकी एक ही होगी, क्रिया उनकी एक ही होगी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साहित्यिक रूप से उद्देश्य वह एक ही विधेय होता है। मुख्यतः क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है मुख्यतः। ज्यादातर जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें आपको कौन मिलेगा? एक उद्देश्य मिलेगा, मतलब कर्ता एक मिलेगा और क्रिया जो है वो उसके साथ एक मिलेगी। ठीक है, एक से अधिक भी अगर उद्देश्य है तब भी हमें ध्यान में रखना है कि क्रिया उनकी एक होनी चाहिए, अलग अलग क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया उनकी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो वहां पर हमारा क्या होगा? वहां हमारा होगा सरल वाक्य। वहां हमारा क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देखिए उदाहरण देखिए। मैं जाता हूं, वह खेलता है, वह खाना पकाती है। अब आप इसमें देखिए, पहला पहला शब्द और पहला शब्द, ये तीनों ही जो हैं ये मेरे कर्ता हैं, कर्ता हैं। ठीक है, और पीछे इनके जो दिए गई हैं ये सारी क्रिया है। जो ये दी गई है ये सारी क्या है? क्रिया। और क्रिया को हम क्या कहते हैं? विधेय। क्रिया को हम क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है, ये सारी क्या है? क्रिया है और क्रिया को हम क्या कहते हैं? विधेय। अब आप इसमें देखिए कि सारे जो भी वाक्य हैं उन सारे वाक्यों में क्रिया जो आ रही है वो एक आ रही है, क्रिया एक आ रही है। आप इसमें यूं भी समझिए, उदाहरण देखिए कि अगर मैं आपको ये कहूं राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं,
अगर आपसे मैं ये बात कह रहा हूं तो अब आप इसमें देखिए 1 2 और 3, ठीक है, 3 आपको ये लगेगा कि सर कर्ता कौन है, 3 है, कर्ता कितने आ रहे हैं, 3, लेकिन क्रिया जो हो रही है ये क्रिया मेरी कितनी हो रही है, एक ही हो रही है। मतलब एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं, एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। ज्यादातर वाक्यों में आपके एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है, ज्यादातर वाक्य होंगे ना उनमें आपके एक ही उद्देश्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा। लेकिन आपके कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको एक से अधिक उद्देश्य दिख जाएंगे, लेकिन उनकी क्रिया एक ही होगी। अब यहां पर देखिए तीनों हैं वो मिलकर खेल ही रहे हैं, तीनों हैं वो खेल रहे हैं, तीनों की क्रिया एक हो रही है, अलग अलग क्रिया नहीं हो रही, ठीक है, तीनों की क्रिया क्या हो रही है, एक हो रही है। अब यहां पर देखिए कि अगर मैं कह दूं सीता और गीता नृत्य कर रही है, सीता और गीता नृत्य कर रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर भी मेरे जो है एक और एक दो उद्देश्य है, लेकिन क्रिया मेरी जो है वो एक हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, यहां पर मेरी एक ही क्रिया हो रही है। तो वहां पर आपको याद रखना है कि जहां पर एकाधिक उद्देश्य होते हुए भी क्रिया एक ही हो, क्रिया पर विशेष बल दे रहा हूं, क्रिया एक ही हो, वहां पर आपके सरल वाक्य होगा, वहां पर आपके सरल वाक्य होगा। इस प्रकार से हमारे सरल वाक्य की रचना होगी, ठीक है, याद रहा, ठीक है। तो अब देखिए हम मैंने क्या बताया, हाँ मैंने यही बताया कि जिस वाक्य में एक या एकाधिक उद्देश्य हो और क्रिया उनकी एक ही हो, वहां पर हमारा क्या होगा, सरल वाक्य। अधिकांशतः वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वहां भी हमारा सरल वाक्य होता है, ठीक है, वहां भी हमारा सरल वाक्य होता है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब जब हम सरल वाक्य पढ़ लेते हैं तो सरल वाक्य के बाद हमारी जो बात होती है वो होती है संयुक्त वाक्य पर, ठीक है दोस्तों। आते हैं संयुक्त वाक्य, देखिए संयुक्त वाक्य जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद ये रखना है कि दो साधारण या सरल वाक्य होंगे, साधारण को हम सरल भी कहते हैं और सरल को साधारण भी कहते हैं। दो साधारण या सरल वाक्य होंगे, दो साधारण या सरल वाक्य होंगे, ठीक है, और आपस में किसी संयोजक शब्द के द्वारा जुड़े होंगे, ठीक है, मतलब दो, एक प्रथम वाक्य, इधर आपका होगा दूसरा वाक्य, ठीक है, और ये जुड़े हुए रहेंगे, किससे जुड़े हुए रहेंगे, योजक शब्दों से या संयोजक शब्दों से, संयोजक शब्द से जुड़े हुए रहेंगे, संयोजक शब्द से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है दोस्तों, संयोजक शब्द होंगे, मतलब वे शब्द आएंगे इनके मध्य में, ठीक है। अब आप इसमें देखिए संयोजक शब्द जो है वो कौन कौन से हैं, संयोजक शब्द जो आपको पहचान करवाते हैं, आपको याद रखने कि हाँ ये संयोजक शब्द अगर आ रहा है तो वहां पर मुझे संयुक्त वाक्य की तरफ जाना है, ठीक है। अगर मुझे वाक्य को बदलना है, रूपांतरण जो होगा वो भी मुझे सीखना है, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दो साधारण वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य कह दो, दो सरल वाक्य कह दो, और वो किसी योजक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देखिए वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य, किससे जुड़े हुए हैं, संयोजक शब्द से। अब संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, और, किंतु, परंतु, या, अथवा, लेकिन, तथा, बोलो मेरे साथ, और, किंतु, परंतु, या, अथवा, लेकिन, तथा, इसलिए, ठीक है, ये शब्द हैं। इन शब्दों से अगर वो जुड़े हुए हैं, इन शब्दों से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो वो दो वाक्य क्या बन जाएंगे, वे दो वाक्य क्या बनेंगे, वो बनाएंगे संयुक्त वाक्य को,
दो सरल वाक्य हैं, दो साधारण वाक्य हैं, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, आप देखिए उदाहरण, भरत आया, भरत आया, भूपेंद्र चला गया। अब यहां पर देखिए, ये मेरा एक पहला जो है यहां से यहां तक, ये मेरा स्वतंत्र वाक्य हुआ, एक सरल वाक्य हुआ। अगर मैं ये बात बोलूं भरत आया, इसमें आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने मेरी बात बोली, आपको समझ आ गया कि भरत आ गया। ठीक है, भरत आ गया, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं भूपेंद्र चला गया, भूपेंद्र चला गया, ये एक अलग स्वतंत्र वाक्य है, इसका पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अलग स्वतंत्र वाक्य है, इसका अलग अर्थ आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब यहां पर मैं एक बीच में शब्द जोड़ देता हूं। ठीक है, मैंने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, एक बीच में शब्द जोड़ दिया। अब एक शब्द जो जोड़ा, उस शब्द की वजह से दोनों वाक्य आपस में आकर जुड़ गए। ठीक है, शब्द क्या जोड़ा मैंने जोड़ा किंतु को, मैंने किंतु को जोड़ा। भूपेंद्र आया, कि सॉरी, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब यहां पर देखिए, भरत तो आया, ठीक है, और भूपेंद्र जो है वो चला गया, तो यहां पर दो शब्द वाक्य थे स्वतंत्र, इनको मैंने किंतु के माध्यम से जोड़कर एक ही वाक्य बना दिया, उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि जब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ना है। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहां लिखा सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब यहां पर आप देखिए कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मेरे प्रथम वाक्य की बात कर रहा हूं, तो ये अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। इसका पूरा अर्थ आ रहा है, समझ में आ रहा है, सूर्योदय हुआ मतलब सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, सूर्योदय हो चुका है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। अब अगर मैं ये कहता हूं, देखो, पक्षी चहचहाने लगे, ये एक अलग और स्वतंत्र वाक्य है। पक्षी चहचहाने लगे, ये एक अलग और स्वतंत्र वाक्य है, और स्वतंत्र वाक्य है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने इसको एक संयोजक शब्द जो है, संयोजक शब्द जो मैंने लिया, वो मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहां पर और। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर यह कर दिया कि इस वाक्य को उस वाक्य के साथ में जोड़ दिया, इस वाक्य को उस वाक्य के साथ में जोड़ दिया। आपको विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होने चाहिए। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होने चाहिए। फिर अगर हम बात कहें इसमें, अब आप और समझिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं, ठीक है, दो शब्दों के मध्य नहीं आए, दो शब्दों के मध्य नहीं आए। मतलब जैसे अभी आप लोगों को सरल में बताया था मैंने, सरल में क्या बताया था, सरल में मैंने ये बताया था कि और राम और श्याम, सीता और गीता। अब यहां पर देखिए दो शब्द हैं, राम शब्द है और उसके बाद में श्याम शब्द है, सीता शब्द है एक और उसके बाद में गीता दूसरा शब्द है। दो शब्दों के बीच में नहीं आना चाहिए, कहां आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में, दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में आना चाहिए, तभी आपका संयुक्त होगा। ठीक है, ये ठीक है, समझ आया, पक्का आया समझ में। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, वह दौड़ा परंतु प्रथम नहीं आ सका।
अब यहां पर देखिए, वह दौड़ा अपने आप में एक पूरा वाक्य है। वह दौड़ा, वह दौड़ता है, वह दौड़ा, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाया। अब यहां पर देखिए, परंतु के बाद प्रथम नहीं आ सका, प्रथम नहीं आ सका, तो मैंने बात किसकी की है, मैं वापस बात इसी की कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो बात हो रही है, वह प्रथम नहीं आ सका, ये इसी की बात हो रही है, इसलिए मैंने दोबारा वह लिखा नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, प्रथम नहीं आ सका, तो यहां बात उसी की हो रही है। वह प्रथम नहीं आ सका, मैंने ये बात बोली, इससे आपको पूर्णतः अर्थ समझ आ जाएगा कि हां भाई, वह प्रथम नहीं आ सका। तो यहां एक बात पूरी हो रही है, और मैंने इनके बीच में देखिए परंतु ये शब्द जोड़ा। वह दौड़ा परंतु प्रथम नहीं आ सका, तो इससे मुझे पता चला कि एक कोई दौड़ थी, एक प्रतियोगिता थी जिसमें वह दौड़ा, लेकिन उसमें पहला स्थान उसने प्राप्त नहीं किया। तो यहां पर इस परंतु ने ये पूरा वाक्य में प्रभाव डाल दिया। बात आ गई समझ में? दो वाक्यों को जोड़ना जरूरी है, दो वाक्यों को जोड़ना जरूरी है। आप देखिए, इसके अलावा भी हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर वाक्य में या फिर अथवा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, शब्द जो है वो एक बार फिर से सुन लो। संयोजक शब्द जो है, संयोजक शब्द जो है वो हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें और, फिर उसके बाद में किंतु, फिर उसके बाद में परंतु, फिर उसके बाद में तथा, उसके बाद में एवं, या, अथवा, लेकिन, इसलिए, ठीक है, आदि। मतलब ऐसे शब्द आपके बीच में मिलेंगे। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, या और अथवा का प्रयोग करना है, या और अथवा का प्रयोग करना है। अगर इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग यदि होता है, तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि इसके प्रयोग में आपके वाक्य के बीच में भी दिया जा सकता है, दो शब्दों के बीच में दिया जा सकता है, लेकिन वहां पर यह काम किसका करेगा, यह काम करेगा संयुक्त वाक्य बनाने का। उदाहरण देखिए, उदाहरण, अब इसमें उदाहरण देखिए, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? ठीक है, समोसा या पोहा? आप नाश्ते में क्या खाएंगे, समोसा या पोहा? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, खिला नहीं रहा हूं। हाँ हाँ, आप ये मत कहना हाँ सर समोसा ले आओ, पोहा ले आओ, नहीं, मैं खिला नहीं रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, खिलाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं खिला नहीं रहा हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे, समोसा या पोहा? तो यहां पर देखिए, जब मैं विकल्प दे रहा हूं, तो यहां पर एक वाक्य अपने आप ही बनता है। कैसे बनता है? अब देखिए, आप नाश्ते में समोसा खाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मैंने बनाया वापस वही, आप नाश्ते में पोहा खाएंगे। अब यहां पर ये इतनी पूरी बात न लिख के, अब यहां पर देखिए, आप नाश्ते में समोसा खाएंगे या आप नाश्ते में पोहा खाएंगे। अब यहां पर ये जो इतनी बड़ी बात मैंने नहीं लिखी और विकल्प दे दिया, आप नाश्ते में क्या खाएंगे, समोसा या पोहा। तो यहां विकल्प जब मैं दे रहा हूं, तो विकल्प वाले में भी ध्यान रखना, हमेशा आपके संयुक्त वाक्य होगा। विकल्प वाले में भी आपके हमेशा संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा ही होगा, संयुक्त वाक्य होगा ही होगा। ठीक है, पक्का? अरे मैं बेटा समोसे नहीं खिला रहा, ठीक है, मैं समोसे नहीं खिला रहा हूं, आप समोसे की बात मत करो, मैंने बस केवल और केवल आपको उदाहरण दिया है।
ठीक है, अगर मैं अभी उदाहरण में अभी आपको ये कहूंगी आप चाय पियेंगे या कॉफी, अभी हो सकता है कोई बच्चा कहते हैं हाँ सर कॉफी पिला दो, मैं कॉफी नहीं पिला रहा हूं बेटा, मैं कॉफी नहीं पिला रहा, मैं चाय नहीं पिला रहा, ठीक है, ना मैं समोसा खिला रहा हूं ना पोहे खिला रहा हूं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, कईयों की अभी जो है वो डिमांड भी आने लगी है, सर मिर्ची बड़ा हो जाए, कचौरी हो जाए, नहीं कुछ भी नहीं होगा, बस यहां ध्यान रखना है कि विकल्प अगर आपको दिया जा रहा है, विकल्प यदि दिया जा रहा है तो संयुक्त वाक्य ही होगा, विकल्प दिया जा रहा है तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। जो आगे जो ये भेद है, ये भेद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे अधिकांश वाक्य जो है ना, अधिकांश वाक्य जिनको हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, हमारे वाक्य इनसे बनते हैं, जिनमें सरल भी हो सकते हैं, संयुक्त भी हो सकते हैं, मिश्रित भी होते हैं। प्रयोग हम जरूर लाते हैं, और प्रयोग लाते हैं तो हमें आने भी चाहिए, और हर बार अब आप जब भी सुने तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये बात बोली गई है, ये बात कही गई है, ये बोलना ही बोलना है, समझना ही समझना है। ठीक है, तुरंत पकड़िए कि अच्छा आपने अभी जो वाक्य बोला ये तो मिश्र वाक्य है, ये तो संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य है। क्यों, क्योंकि हम हमारी भाषा में पूरे दिन भर में अनेक वाक्य बोलते हैं, अनेक वाक्य बोलते हैं ना बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की, तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है, इसमें प्रधान वाक्य, ठीक है, और एक होता है आपके आश्रित उपवाक्य। प्रधान वाक्य होगा, प्रधान वाक्य के साथ में आश्रित उपवाक्य भी होगा। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य मतलब एक वाक्य जो होगा वो प्रधान होगा और दूसरा उस पर निर्भर होगा, आश्रित होगा, दूसरा उस पर क्या होगा, निर्भर होगा, आश्रित होगा, तब वहां पर आपके मिश्र वाक्य बनेगा। एक वाक्य प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वहां पर आपके परिभाषा बन जाएगी मिश्र वाक्य की। ठीक है, देखिए साहित्यिक रूप में, सॉरी, एक मुख्य उपवाक्य हो, उसके अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो वो मिश्र वाक्य को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। ठीक है, एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। मुख्य वाक्य, आश्रित उपवाक्य, ध्यान रखना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, आश्रित उपवाक्य जो है इनको आप समझिए, क्या हमें समझना है कि आश्रित उपवाक्य की जब हम बात करें तो आपके आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होंगे। आश्रित उपवाक्य आपके तीन तरह के होंगे। ठीक है, तीन तरह के होंगे, इन तीन तरह को आपको समझना है। नंबर एक अगर मैं कहूं तो आपका होगा आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नंबर दो पे मैं कहूं तो विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और नंबर तीन पे अगर मैं कहूं तो आपके आएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य हमारे तीन प्रकार के हैं। पहला है जिसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, दूसरा है जिसमें आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, और जैसा आपको अभी मैंने परिभाषा में बताया था कि ये जुड़े रहते हैं समुच्चय बोधक अवयवों से, मतलब अवयवों की सहायता से जुड़े हुए रहेंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे वो ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि हाँ इसमें कौन कौन से शब्द जो है वो प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, शब्द देखिए जो प्रयुक्त हो रहे हैं, शब्द हो रहे हैं हमारे, देखिए क्योंकि के साथ में आएगा इसलिए, यदि के साथ तो, जहां के साथ वहां,
जब के साथ तब, जैसा के साथ वैसा, जितना के साथ उतना, कि, जो, जिसका आदि। मतलब ये सारे ऐसे शब्द हैं जो आएंगे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए वापस। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो आप इस यूं समझ लीजिए, सबसे पहले तो मिश्र वाक्य की पहचान में आएगा ये। ठीक है, की लिख दिया, की के बाद देखो जो है, जो के साथ में वो, जो, वो, जिसका, उसका। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जहां, वहां, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। मतलब मिश्र वाक्य में आपको इनसे संबंध में शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मिश्र वाक्य में इनसे संदर्भ में आपको शब्द मिल जाएंगे। बस याद ये रखना है कि हाँ, ये वाली जो हमारी टेबल जो है वो दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं, और आश्रित उपवाक्य में हमारे तीन है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। ठीक है, अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, समझिए, इनके उदाहरण के माध्यम से भी समझा देता हूं। ठीक है, देखिए उदाहरण, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। अब यहां पर देखिए, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ठीक है, तो यहां पर एक वाक्य जो है वो पूरा होगा नहीं, और उस पर आपको आश्रित करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, जब तक मैं अपनी बात नहीं कहूं, अब इतना कहकर मैं खामोश हो जाऊं, कुछ भी बोलूं ही नहीं, तो क्या आपको मेरी बात समझ आ जाएगी? बताओ, जल्दी से उत्तर दो। नहीं आएगी ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी बात पूरी होने के लिए मुझे किसी की सहारे की जरूरत है। आश्रित का मतलब सहारा। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो तब तक कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़े। अब ये मेरी बात पूरी हो गई, हो गई ना पूरी? हो गई ना? जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो तब तक कोई अपना स्थान ना छोड़े। तो मैंने एक बात बोली, उस बात के साथ में मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, ध्यान दिया होगा आपने। हाँ, सही बता रहे हो, जब और तब का मैंने प्रयोग किया, किया ना प्रयोग। तो आपको यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है? जब आप मिश्र वाक्य की बात कर रहे हो। उदाहरण देखिए दूसरा, गांधी जी ने कहा कि, अगर वाक्य में कहीं भी की का प्रयोग हो रहा है, कहीं भी की, अगर इस की का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपके मिश्र वाक्य ही है, मिश्र वाक्य ही है। जब हम वाक्य की पहचान की बात आती है ना, तो वाक्य की पहचान में आपको जो पहचान वाले तरीके हैं बस वो याद रखने। अगर वो याद हो गए, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आते हैं उदाहरण पे। मिस्र में उपवाक्य के दो भेद होते हैं, जैसे आपको बताया था। प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो, मुख्य कर्ता या मुख्य क्रिया से बना होता है, वो होता है आपका प्रधान। और आश्रित कौन सा होगा? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। प्रधान वाक्य में मतलब क्या होगा? प्रधान वाक्य में होगा कि वाक्य जो है उसमें मुख्य कर्ता या क्रिया जहां पर आ रही हो, और आश्रित का मतलब होगा जो उस पर निर्भर कर रहा हो। आश्रित का मतलब क्या होगा? जो उस पर निर्भर कर रहा हो। तो हमें निर्भर करने वाले को भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये करेंगे तभी हमारा मिश्र वाक्य पूरा होगा। आते हैं, बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। देखिए, संज्ञा उपवाक्य,
ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है। उदाहरण मैंने आपको बताया था, फिर से देखिए। गांधी जी ने कहा कि सदा अहिंसा का पालन करें। अब यहां से आप देखिए, गांधी जी ने कहा, अब ये देखिए मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, उद्देश्य मतलब कर्ता, उद्देश्य मतलब मेरा कर्ता, तो ये यहां पर तो हो गया मेरा प्रधान, यहां तक क्या हो गया मेरा प्रधान। अब इसके बाद की के बाद जो है वो सारा मेरा क्या हो गया, आश्रित। की के बाद मेरा सारा क्या हो गया, आश्रित हो गया। गांधी जी ने कहा कि, अब मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं कि गांधी जी ने क्या कहा, ठीक है, और मैं बताऊंगा नहीं तब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। बात आई ना समझ में? जहां पर मुख्य कर्ता या मुख्य क्रिया जो होती है वो तो होता है प्रधान, और बाकी जो उस पर निर्भर हो जाए वो होता है आश्रित। आई बात समझ? आ गई? पक्का? तो दोहराओ एक बार। मुख्य क्रिया या कर्ता जिसके साथ होगा वो होगा प्रधान, ठीक है भाई। हेड कौन होगा भाई? हेड वही तो होगा जिसके पास में पूरी पावर होगी, जिसके पास पूरी पावर होगी वही तो हेड होता है। तो यहां पर वही तो मैं बात कह रहा हूं कि प्रधान वाक्य वो होगा जिसके पास में एक उद्देश्य या फिर क्रिया होगी, मुख्य क्रिया या फिर मुख्य उद्देश्य। अगर उसके साथ होगा तो वो प्रधान वाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य वो हो जाएगा जो उससे अलग हो, उस पर निर्भर हो, ठीक है। आश्रित उपवाक्य वो हो जाएगा जो उस पर निर्भर हो, ठीक है। उदाहरण देखिए संज्ञा आश्रित के, मैंने देखा कि सगुन गा रही है, मैंने देखा कि सगुन गा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां से यहां जो है इसको आप देखिए, ये हो गया आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। मैंने देखा, मैंने देखा कि सगुन गा रही है। तो अब यहां पर आप जब बात करेंगे, वापस एक बार फिर से समझिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, मुख्य उद्देश्य या कर्ता कहां आ रहा है। मुख्य उद्देश्य जिसको हम कर्ता कहते हैं वो कहां आ रहा है? क्या मैंने देखा वाला बात हो रही है या सगुन गाने वाली बात हो रही है? मैंने देखा या फिर सगुन जो गा रही है, उसमें से मुख्य उद्देश्य पहचानना है, मुख्य कर्ता पहचानना है। और सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान रखना की का प्रयोग हो रहा है, संज्ञा आश्रित है, और उसके पूर्व या पश्च दोनों तरफ भी आपके आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, लेकिन संभावना ज्यादातर जो होती है वो आपके पश्च की तरफ ज्यादा जाती है, पश्च की तरफ मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। ये याद रहेगा पक्का। देखते हैं दूसरा उदाहरण। मैंने सुना है वे कल आएंगे। मैंने सुना है, ये अपने आप में बात तो हो जाएगी, लेकिन यह बात अधूरी है। मैंने सुना है, क्या सुना है, ठीक है। वे कल आएंगे, ये जब मैंने सुना तो ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई मेरी, इसमें संज्ञा आश्रित की का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए इसका दूसरा भेद है हमारा विशेषण आश्रित। विशेषण उपवाक्य में क्या होगा? देखो, एक तो जो मिलेगा, जिसका मिल सकता है, जिसने मिल सकता है, जिसे मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हैं? जो के रूप हैं, जो के रूप है। विशेषण में जो का प्रयोग होगा। वह घड़ी चोरी हो गई जो दादाजी लाए थे, वह घड़ी चोरी हो गई जो दादाजी लाए थे, जो का प्रयोग हो गया, मतलब विशेषण आश्रित उपवाक्य है। लेकिन उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे? देखिए, वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहां विशेषता बताने वाला जो होगा वो होगा कौन? प्रधान। विशेषता बताने वाला, संज्ञा में तो उद्देश्य और कर्ता आ गया, विधेय आ गया। विशेषण में कौन हो रहा है? जो विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बता रहा है। और आश्रित विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों से होता है, ठीक है। मतलब जो विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण, ठीक है। जो विशेषता बता रहा है वो
विशेषण। देखो स्टार्टिंग क्या हो रहा है, जिससे आपको काम था, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। तो यहां विशेषता किसमें बताई जा रही है, जिससे जिससे आपको काम था, विशेषता वाली बात यही हो रही है। आगे बात समझ में? तो ये कौन सा हुआ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, फिर आते हैं आपके मिश्रित वाक्य के क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण में याद रखें 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीति, दूसरा है परिमाण, तीसरा है आपके स्थान, चौथा है आपके काल। ये क्रिया विशेषण के भाग हैं, ये क्रिया विशेषण के भाग हैं। तो हमें इन चारों को भी पता होना चाहिए कि हाँ ये शब्द है, इनमें से हमें ये देखना है। ठीक है, क्या देखना है, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हो, जो प्रधान उपवाक्य होगा उसकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति कुछ भी बता रहे हैं, वो सारे क्या हैं, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। बाकी सब क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य में क्या आएगा, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो ध्यान रखना है, जो क्रिया की विशेषता मुख्य रूप से बता रहा है। ठीक है, देखिए परिमाण जितना उतना, रीति जैसा वैसा, स्थान जहां वहां, और काल जब तब। ठीक है, इनमें उदाहरण देखिए किस प्रकार हमें करना है। उदाहरण हमारे क्या करना है, उदाहरण हमें इस तरह से करना है। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, लोकोक्ति है लेकिन गाना भी है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहां पर देखिए, जैसी, कैसी, कैसी, है ना, तो ये इसका मतलब ये क्या है, रीति। काम, काम कैसे हो रहा है, तब बनेगा रीति। ठीक है, फिर देखिए, जहां चाह वहां राह, जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है, जहां चाह वहां राह। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं, यहां बात मैं कर रहा हूं स्थान की। ठीक है, तो यहां मतलब काम कहां से प्रश्न बनेगा, कहां चाह, जहां चाह। राह कहां मिलेगी, अब देखो मुख्य रूप से जो क्रिया है वो कौन सी है, राह कहां मिलेगी, जहां चाह होगी। ठीक है, मुख्य रूप से क्रिया मेरी कौन सी है, पश्च वाली। ठीक है, और आश्रित उपाय अब आ गया मेरा आगे। तो ये जरूरी नहीं कि आश्रित उपाय आपके पीछे मिले, आगे भी मिल सकता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस जो आपको बताया गया है, संज्ञा वाले में है तो उसमें ये याद रखें मुख्य उद्देश्य और कर्ता कहां जा रहा है, विशेषण वाले में है तो उसमें ये ध्यान रखें कि विशेषता कहां बता रहा है, विशेषता बताने वाला काम हो रहा है, और क्रिया विशेषण क्रिया मुख्य क्रिया की विशेषता बताना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी चहके। अब जब और तब, ठीक है, काम कब हुआ, कब मतलब काल, समय की बात हो रही है। जब सूर्योदय हुआ, जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी चहके। तो पक्षी कब चहके, अब प्रश्न यहां पर देखो क्या बनेगा, प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा जब सूर्योदय हुआ तब क्या हुआ, नहीं, पक्षी कब चहके, जब सूर्योदय हुआ। ठीक है, तुरंत छोटा प्रश्न बन गया ना, बन गया। ठीक है, आते हैं अगले। अब देखो, जितना काम करोगे, जितना काम करोगे उतना थकोगे। अब देखो, जितना, जितना उतना, तो यहां पर काम वापस वही। ठीक है, प्रश्न किससे बनना चाहिए, कितना, और आगे हमारा क्या, परिमाण। ये 4 भेद आ गए, इसके 4 भेद आ गए। ठीक है, अब यहां पर देखो, जितना काम करोगे उतना थकोगे, कितना थकोगे, जितना काम करोगे, जितना काम करोगे। तो यहां पर मेरा क्या हुआ, मुख्य क्रिया कहां जा रही है, उधर जा रही है, विशेषता कहां जा रही है, उधर जा रही है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा काम करोगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक, आश्रित उपाक्य में परिमाण वाचक। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में या नहीं आई, आगे ना समझ में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से आपको जो चीज समझनी है, वो सबसे बड़ी बात चीज जो है वो ये है,
वाक्य रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण, रूपांतरण मतलब हो गया सरल को आपको चेंज करना है संयुक्त और मिश्रित में। ठीक है, संयुक्त है उसको हमें चेंज किस में करना है, सरल या फिर मिश्रित, और मिश्रित है उसे आपको किस में बदलना है, संयुक्त अथवा सरल। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसमें यही है कि वाक्य का रूपांतरण हमें कैसे करना है। वाक्य का रूपांतरण बहुत आसान है। क्या करना है, जब सरल में करना है तो संयुक्त और मिश्र की पहचान को उड़ाना है। ठीक है, और मिश्र में और करना है, संयुक्त में करना है तो आपको उसमें पहचान को जोड़ना होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए उदाहरण, एक उदाहरण देता हूं। नंबर 1, वह खेलते हुए गिर गया। अब ये से वाक्य है, वाक्य को पहचानना है मुझे। वाक्य मेरा क्या होगा, सर ये वाक्य जो है वो तो आपका सरल है क्योंकि इसमें कुछ भी और, किंतु परंतु, या, अथवा, यदि, तो, जब, तब ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो सरल है तो मैं किस में बदल सकता हूं, सरल को संयुक्त और मिश्रित में। तो अब देखिए बदलते हैं। अब यहां पर मुझे करना क्या है, दो क्रियाएं अलग अलग पहचाननी है। देखो एक क्रिया ये रही, एक क्रिया ये रही, कर्ता मेरा एक है, इसको अलग अलग हिसाब में लिख दो। देखो वह खेलते हुए, हुए मतलब पास्ट, वह खेल रहा था और गिर गया। वह खेल रहा था, वह गिर गया। अब वह भी जोड़ दूं तब भी सही है, नहीं जोड़ूं तब भी सही है। ठीक है, फिर देखिए ये तो बन गया मेरा संयुक्त। और मिश्र वाक्य में मुझे क्या करना है, मिश्र वाक्य में देखिए क्या बनेगा, जब वह खेल रहा था तब वह गिर गया। मतलब पहचान एक में लगानी है, और जब मैं इसको मिश्रित से सरल में या संयुक्त में ले जाऊंगा तो जिसकी जो पहचान है वो लगानी है, और जिसमें पहचान नहीं लगेगी वहां पहचान हटानी है। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो एक बार फिर से हल्का सा दोहरान, क्या दोहरान करना है कि वाक्य रचना के आधार पर कितने हैं, तीन। रचना के आधार पर कितने हैं, तीन। ठीक है, पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित। सरल में कोई पहचान नहीं है। उद्देश्य और विधेय ये ध्यान रखना है। कर्ता, कर्ता के साथ में क्रिया, एक कर्ता होगा एक क्रिया होगी, एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं लेकिन क्रिया सबकी एक होगी। संयुक्त वाक्य में क्या करना है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में और, किंतु परंतु, या, अथवा, लेकिन, इनसे दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हों ये पहचानना है। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हों इनको पहचानना है। तीसरा अगर हम बात करें मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में बस शब्द याद कर लो। सबसे पहले शुरुआत की से, की, जो, जिसका, जिसने, हो गए याद। फिर उसके बाद जब, तब, जैसा, तैसा, जब, तब, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जितना, उतना, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए। अगर इनमें से कोई भी शब्द आ रहे हैं तो मेरा कौन सा है, तो मेरा मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य के तीन आश्रित उपवाक्य भेद हैं, की दिखे संज्ञा आश्रित, जो, जिसका, जिसने, जिसे, ये दिखे विशेषण आश्रित, और क्रिया विशेषण जितना, उतना, जब, तब, जैसा, वैसा, जहां, वहां, ये दिखे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के साथ में हमारे वाक्य को देते हैं विराम। आपके वाक्य यहां पर संपूर्ण होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वाक्य जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे अब एक अन्य और एक बेहतरीन आपके उप विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।